अस्सलामुअलैकुम। क्लास 8। उम्मीद है आप सब बख़ैर होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसे कि पिछले क्लास में मैंने आपको पाठ 1 कविता का रिवीजन यानी पुनरावृत्ति करवाया था। आज हम फिर से पुनरावृत्ति करेंगे पाठ 2 की, जिसका नाम है समय समय की हवा। आप सब जानते हैं कि इस पाठ में, क्योंकि मैंने आपको ये पाठ पढ़ाया था, इसके प्रश्न उत्तर और एक्सरसाइजेस भी करवाई थी, तो आप सब जानते हैं कि इस पाठ में हमने क्या पढ़ा है। लेकिन मैं आज फिर से एक बार आपको इसका रिवीजन करवा देती हूँ। जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि समय समय की हवा, यानी वक्त, जैसे जैसे वक्त बदलता है, समय बदलता है, वैसे ही माहौल और लोग भी बदल जाते हैं। तो हमने इस पाठ में पढ़ा था कि एक गांव था जिसमें लोग बहुत खुशी से एक दूसरे के साथ प्रसन्नता पूर्वक स्नेह और प्रेम से रहते थे, जहाँ पर लोग किसी एक के दर्द को, दुख को अपना दुख समझकर उसको समाप्त करने का मिलजुल कर प्रयास करते थे। जिसमें एक किसान और एक ज़मींदार भी था, और किसान ज़मींदार की ज़मीन पर खेती करता था और वो चाहता था कि जो ज़मींदार है वो उससे उसकी लगान ले ले, परंतु प्रेम और स्नेह के कारण, मानवता के कारण, मानवता यानी इंसानियत के कारण ज़मींदार ने कभी उससे लगान नहीं ली। पर एक दिन झाड़ियों से घास निकालते हुए उस किसान को उसकी ज़मीन में कुछ घड़े दबे हुए मिले, कुछ जिनकी संख्या 7 थी। उन 7 घड़ों में बहुत सारा धन था। तो जब किसान को वो धन मिला तो उसने सोचा कि मैं ज़मींदार को ये वापस कर दूं, क्योंकि ये उसकी ज़मीन है तो ये धन भी उसी का हुआ। परंतु उस समय लोगों के अंदर इतनी ज़्यादा मानवता होती थी कि ज़मींदार ने उससे वो धन नहीं लिया और कहा कि क्योंकि तुम परिश्रम कर रहे थे, तुम्हें परिश्रम करते हुए वो घड़े मिले हैं, तो वो घड़ों पर तुम्हारा अधिकार है, मेरा नहीं। और बहुत बात होने पर भी ये बात गांव के पंचायत तक पहुंच गई। पंचायत के बाद वो गांव के राजा तक पहुंच गई और सभी ने उस धन पर किसान का अधिकार बताकर उसको ही वो धन रखने के लिए कहा। परंतु किसान ने उस धन को नहीं रखा और उसने वापस वो घड़े ज़मीन के अंदर गाड़ दिए। इससे हमें ये पता चलता है कि उस समय लोग एक दूसरे के बारे में कितना ज़्यादा सोचते थे और लोगों के मन में एक दूसरे के लिए कितनी ज़्यादा मानवता थी। फिर कुछ वर्ष गुज़रे, कुछ समय व्यतीत हुआ और कुछ समय बाद किसान और ज़मींदार के बच्चे बड़े हो गए और उनके अंदर लालच पैदा हो गया। वे दोनों ही धन को अपने पास रखना चाहते थे और उसको अपने पास रखने के लिए कुछ न कुछ उपाय सोचते रहते थे, जिसके चलते दोनों गांव के पंचायत को मुट्ठी भर भर के धन देते और चाहते कि वो धन उनको प्राप्त हो जाए, और पंचायत भी उनके इस मोह का खूब फ़ायदा उठाती और उनसे मुट्ठी भर धन लेकर भी उनको उचित न्याय न देती। परंतु एक दिन किसी भी तरह किसान के बेटे ने कुछ अधिक धन देकर वो घड़े अपने ही पास रख लिए, पंचायतों द्वारा हुक्म आज्ञा पाकर। फिर कुछ वर्ष गुज़रे और किसान और ज़मींदार के पोते बड़े हो गए, और उन पोतों के बड़े होने के बाद उनमें फिर से उस धन को लेकर
झगड़ा शुरू हो गया। एक दिन वो झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ गया कि दोनों ने एक दूसरे की हत्या कर दी। एक ज़मींदार के बेटे ने, ज़मींदार के पोते ने किसान के पोते को मारा और फिर किसान के पोते के भाई ने आकर उस ज़मींदार के पोते को लहूलुहान कर दिया। जब ये घटना घट गई तो बात गांव के राजा तक पहुंची, जिस पर गांव का राजा बोला कि तुमने छुपे हुए धन के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया। छुपे हुए धन या गड़े हुए धन पर तो राजा का यानी राज्य का अधिकार होता है, पंचायत का या किसी भी व्यक्ति का नहीं। इस प्रकार वो संपूर्ण धन ना किसान के परिवार को मिला और ना ही ना ही ज़मींदार के परिवार को मिला। और जिस तरह वो धन राजा ने अपने प्रजा के लिए बचाकर सरकारी ख़जाने में रखवा दिया। इस प्रकार हम इस पाठ से ये शिक्षा प्राप्त करते हैं कि हमें किसी भी चीज़ के लिए हमारे मन में मोह या लालच नहीं होना चाहिए। और इस पाठ से हम ये देखते हैं, इस पाठ में हमने ये देखा या हमें ये पता चला कि कैसे समय के साथ लोग भी बदल जाते हैं। एक वो समय था जब उस धन को न किसान लेने को तैयार था, न ज़मींदार लेने को तैयार था, न पंचायत का उसमें कोई दिलचस्पी थी और न ही राजा की। और एक ये समय था जिसके लिए पंचायत ने भी खूब धन कमाया, झूठ बोलकर दोनों पोतों की हत्या हो गई एक दूसरे के हाथ, और गड़ा हुआ धन भी राजा ने प्रजा से अपने पास ये कहकर रख लिया कि ये सरकारी ख़जाने का धन है, इस पर राजा का हक है, प्रजा का नहीं, किसी भी व्यक्ति या पंचायत का नहीं। तो इस प्रकार हमें पता चलता है कि जैसे जैसे समय बदलता है वैसे ही वैसे लोग भी बदल जाते हैं। और ये कहानी समय समय की हवा नामक कहानी हमें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आए हुए बदलाव को दर्शाती है। ये दोनों पीढ़ियों के बीच के अंतर को हमें बहुत अच्छी तरह समझाती है। और हमें इस कहानी से ये भी शिक्षा मिलती है कि धन के लिए इतना झगड़ा नहीं करना चाहिए कि हम अपने जीवन से हाथ धो बैठें। तो आप समझ गए होंगे कि इस पाठ में हमने क्या पढ़ा था। आज मैंने आपको फिर से एक बार अच्छे से समझा दिया है। अब हम एक बार इसके मौखिक प्रश्न देख लेते हैं। देखिए नीचे दिए हुए हैं मौखिक प्रश्न। गांव के सभी व्यक्ति सामूहिक बातें कहाँ बैठकर करते थे। सामूहिक यानी ग्रुप में, जो लोग समूह बनाकर यानी ग्रुप बनाकर बैठकर बातें करते हैं उसे सामूहिक बातें कहते हैं। तो गांव के सभी व्यक्ति सामूहिक बातें कहाँ बैठकर करते थे, चौपाल में। कौन लगान लेने के लिए राज़ी नहीं हुआ, ज़मींदार लगान लेने के लिए राज़ी नहीं हुआ। लगान उसे कहते हैं कि जैसे अगर कोई व्यक्ति किसी और की ज़मीन पर काम करता है, अनाज बोता है, तो वो उसके बदले में, क्योंकि वो उसकी ज़मीन पर काम कर रहा है, तो वो उसके बदले में उस उपज में से जो उपज होती है, अगर चावल बोए हैं तो चावल की जो फसल उपजेगी उसमें से कुछ हिस्सा उस ज़मीन के मालिक को दे देता है, तो उसे लगान कहते हैं। और वही लगान ज़मींदार ने लेने से मना कर दिया था। किसान को झाड़ियों की जड़ें खोदते समय क्या मिला। किसान को झाड़ियों की जड़ें खोदते समय मोहरों से भरे घड़े मिले। गांव के सभी लोगों की ज़रूरतें कैसी थीं। गांव के सभी लोगों की ज़रूरतें सीमित थीं। सीमित यानी लिमिटेड, जिसका हम जैसे कि आज के पर्यावरण में, आज के माहौल में हमारी जो ज़रूरतें हैं वो असीमित हैं। हमें एक चीज़ मिल जाती है, फिर हमें दूसरी चीज़ चाहिए होती है, फिर वो दूसरी चीज़ भी मिल गई, फिर कोई और सी नई चीज़ चाहिए होती है। पहले ऐसा नहीं था, या उस गांव में भी ऐसा नहीं था।
लोगों की ज़रूरतें क्या थी, सीमित थी, वो थोड़े में ही अपना काम अच्छी तरह से चला लेते थे। तो इसका उत्तर होगा कि गांव के सभी लोगों की ज़रूरतें सीमित थीं। फिर गांव के पंच एकजुट होकर किसके शरण में गए, तो गांव के पंच एकजुट होकर राजा के शरण में गए। इसके बाद दूसरे पेज पर आ जाइए। देखिए शब्दार्थ दिए हुए हैं, एक बार इनको भी रिवाइज कर लेते हैं। पहला शब्द है चौपाल, यानी पंचायत करने का स्थान, जहाँ पर सारे पंच मिलकर एक साथ पंचायत करते हैं, यानी वो बैठते हैं और गांव वाले आते हैं उनके फैसले को सुनने के लिए। उसे चौपाल कहते हैं, जिसका अर्थ है पंचायत करने का स्थान। बुजुर्ग यानी वृद्ध, आप सब जानते हैं, बूढ़ा व्यक्ति जो होता है उसे वृद्ध कहते हैं। आँच यानी आग, काफ़ी यानी अधिक, बयालू यानी शाम का भोजन, गांव में शाम का जो खाना होता है उसे बयालू कहते हैं। अलाव यानी तापने के लिए जलाई गई आग, अक्सर हम लोग ठंड में आग जलाकर बैठ जाते हैं तो उसे अलाव कहते हैं। फिर है मिन्नत यानी विनती, कबूल यानी स्वीकार, शराफत यानी भलमनसी यानी अच्छा इंसान होना, शरीफ इंसान होना क्या कहते हैं, किसे शरीफ इंसान होना क्या कहलाता है, शराफत यानी भलमनसी, भला मानस। आत्मीयता यानी अपनापन यानी कि इंसानियत। चौमासा, वर्षा ऋतु के 4 महीने, जो बारिश के 4 महीने होते हैं उसे चौमासा कहते हैं। अमानत यानी धरोहर, अमानत मतलब किसी की चीज़ हमारे पास होना क्या कहलाता है, अमानत। सुमत यानी सद्बुद्धि, ऐसी बुद्धि जो अच्छी बुद्धि हो, सद्बुद्धि। बाड़ा यानी पशुशाला, जहाँ पर पशुओं को रखते हैं उसे बाड़ा कहते हैं। भेद यानी रहस्य यानी कोई छुपी हुई बात। बयान यानी हवा। इसके बाद पेज टर्न कर लेंगे हम। प्रश्न उत्तर मैंने आपको करवाए थे, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा, एक बार वहाँ से पढ़कर रिवाइज कर लीजिएगा। हम ये करते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति। उस गांव के डैश ने अपनी ज़मीन डैश को खेती करने के लिए दी थी, तो उस गांव के ज़मींदार ने अपनी ज़मीन किसान को खेती करने के लिए दी थी। डैश की बात करने पर तो फिर वही डैश वाला फंदा फंसेगा। पैदावार की बात करने पर, यानी जो फसल उगती है, जो फसल पैदा होती है, पैदावार की बात करने पर तो फिर वही लगान वाला फंदा फंसेगा। काफ़ी दिनों तक सिर खपाने के बाद पंचों ने लगान के हिस्से माफिक मोहरे बांटने का फैसला किया। मतलब पंचों ने ये फैसला किया कि जितना लगान देना चाहिए उतनी मोहरें बांट दी जाएं। उस गांव का धरती पर डैश बार पसीने की जगह डैश की बूंदें गिरीं। उस गांव की धरती पर पहली बार पसीने की जगह खून की बूंदें गिरीं। अब उस डैश और डैश गांव की जमी हुई चौपाल उठ गई। अब उस सुखी और संतोषी गांव की जमी हुई चौपाल उठ गई। सुखी यानी खुश, संतोष यानी सुकून और खुशी। इसके बाद नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और संबंधित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो चलिए इसे एक बार पढ़ लेते हैं। उस गांव की धरती पर पहली बार पसीने की जगह खून की बूंदें गिरी। गांव के पंच एकजुट होकर राजा की शरण में जा पहुंचे और सारी घटना राजा को बताई। गड़े हुए धन की बात सुनकर राजा को गुस्सा आ गया। वह बोला, पंचों ने इतने दिनों तक यह भेद की बात छिपाकर क्यों रखा? गड़ा हुआ धन तो राजा का ही होता है। उसके आदेश से पंचों को 21-21 कोड़ों की सज़ा मिली। तत्पश्चात किसान के घर में छुपे हुए घड़े तुरंत सरकारी खजाने में जमा करा दिए गए। तत्पश्चात का मतलब होता है उसके बाद। प्रश्न नंबर 1, गांव के पंच एकजुट होकर किसकी शरण में गए? तो गांव के पंच एकजुट होकर राजा की शरण में गए। राजा को गुस्सा क्यों आ गया? उसमें गड़े हुए धन की बात सुनको
राजा से छुपाई गई। यह सुनकर राजा को गुस्सा आ गया। मतलब राजा से गड़े हुए धन की बात छुपाई गई, ये बात सुनकर राजा को गुस्सा आ गया। राजा के आदेश से पंचों को कैसी सज़ा मिली? 21-21 कोड़ों की। राजा के आदेश से पंचों को 21-21 कोड़ों की सज़ा मिली। किसान के घर में छुपे हुए घड़े कहाँ जमा करा दिए गए? किसान के घर में छिपे हुए घड़े सरकारी खजाने में जमा करा दिए गए। इसके बाद देखिए भाषा बोध की पहली वाली एक्सरसाइज। निम्नलिखित वाक्यों में संज्ञा तथा विशेषण शब्दों को अलग अलग लिखिए। अब आप जानते हैं संज्ञा और विशेषण क्या होता है। एक बार हम समझ लेते हैं कि संज्ञा और विशेषण क्या होता है। तो वो शब्द जो किसी स्थान, व्यक्ति या जगह के बारे में बताएं वो संज्ञा कहलाते हैं। जैसे आप सब जानते हैं, बहुत ही आसान है ये, राम, कुर्सी, लखनऊ, ये सब क्या हैं? संज्ञा हैं। मतलब किसी व्यक्ति का नाम, किसी जगह का नाम या किसी वस्तु का नाम जो होता है वो संज्ञा होता है। उसी तरह से विशेषण। अब विशेषण क्या होता है? विशेषण नाम से ही पता चल रहा है। जो विशेषण शब्द है वो विशेष से बना है। विशेष जानते हैं आप, यानी ख़ास। तो वह शब्द जो किसी व्यक्ति की या किसी चीज़ की या किसी जगह की विशेषता बताएं, वो शब्द विशेषण कहलाते हैं। मतलब ऐसे वर्ड्स जिनसे हमें किसी चीज़ की खासियत पता चले, जिनसे किसी व्यक्ति या किसी जगह की विशेषता पता चले, वो शब्द होते हैं विशेषण। तो अब देखिए इस एक्सरसाइज में हमें क्या करना है कि जो वाक्य दिए हुए हैं उसमें से हमें संज्ञा शब्द अलग करना है और विशेषण अलग करना है। तो पहला है, पुरानी बातों की चर्चा होती थी। तो इसमें संज्ञा क्या है? बात। बात संज्ञा है और बात का पुराना होना क्या है? विशेषण। विशेषण क्या है? कि बात पुरानी है। फिर मंद मंद आँच जलती है। आँच यानी जो आग होती है, अगर वो धीरे धीरे जले तो उसे मंद मंद आँच कहा जाता है। तो इसमें आँच संज्ञा है और क्योंकि आँच मंद मंद जल रही है तो वो क्या है? आँच की विशेषता है। तो मंद मंद विशेषण हो जाएगा। गंवार किसान तब भी नहीं माना। इसमें किसान संज्ञा है और उसका गंवार होना उसकी विशेषता है। तो गंवार क्या है? विशेषण। हम उल्टी बात क्यों फरमाएं? बात संज्ञा है और बात का उल्टा होना क्या है? विशेषण। फिर पूर्ण विश्वास करके मैं यहाँ आया था। तो विश्वास क्या है? संज्ञा। और पूर्ण क्या है? उसकी विशेषता। मतलब पूरी तरह से किसी चीज़ पर यकीन करना उसकी विशेषता है। इसके बाद पेज टर्न कर लेंगे। चलिए अब आपका इस पार्ट का रिवीजन हो गया है। यहीं पर आपको मैं एक दो वाक्यों का रिवीजन भी करवा देती हूँ। वाक्य प्रयोग मैंने पहले भी आपको करवाए थे। मैं आपको एक दो वाक्य बोल के बता दूँगी ताकि आप समझ लें कि आपको किस तरह से वाक्यों का प्रयोग करना है। तो जैसे कि देखिए यहाँ दिया हुआ है चौपाल। चौपाल का क्या अर्थ है? पंचायत करने का स्थान। तो हम इसका वाक्य इस तरह बना सकते हैं कि गांव में किसी समस्या के आ जाने पर उसका फैसला चौपाल में बैठकर किया जाता है। या किसी समस्या के समाधान हेतु लोग चौपाल गए हैं। फिर दूसरा शब्द है बुजुर्ग यानी वृद्ध। मैंने आज उस वृद्ध आदमी को रोते हुए देखा। मैंने आज उस वृद्ध व्यक्ति को रोते हुए देखा। फिर देखिए जैसे दिया हुआ है बयालू। बयालू यानी शाम का भोजन। किसान ने अपने घर कुछ लोगों को बयालू पर बुलाया। फिर है मिन्नत यानी विनती।
गरीब व्यक्ति ज़मींदार से कुछ पैसे मांगने की मिन्नत कर रहा था। गरीब व्यक्ति किसान से कुछ पैसों के लिए मिन्नत कर रहा था। इसी तरह से इधर क्या है, शराफत यानी भला मानस। तो आज वर्तमान समय में शराफत जैसे समाप्त सी हो गई है। वर्तमान समय में शराफत जैसे समाप्त सी हो गई है। तो ये कुछ शब्दों का मैंने आपको वाक्य प्रयोग करके समझाने के लिए वाक्य प्रयोग बताया। ये इन वाक्यों को मैंने आपको बताया है। अब आपको मैंने पहले भी कुछ शब्द वाक्य प्रयोग करने के लिए दिए थे, उनका तो वाक्य प्रयोग आपने ज़रूर किया होगा, और आप इन शब्दों का भी प्रैक्टिस के तौर पर यानी अभ्यास करने के तौर पर वाक्यों का प्रयोग ज़रूर करिएगा, सारे शब्दों का, ताकि आपको वाक्य अच्छे से प्रयोग करने आ जाएं। चलिए, अब आप सब पढ़ाई करते रहिएगा, अपना रिवीजन करते रहिएगा, और इसके बाद वाले क्लास में आपका नेक्स्ट चैप्टर का रिवीजन यानी पुनरावृत्ति होगी। चलिए, आप सब अपना ध्यान रखिएगा। खुदा हाफिज़।